लीजिए एक ग्लास। यस मैम, ले लिया। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड जैसा आफ्टरनून। कि आप जानते हैं कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स की क्लासेस में आजकल हमारा प्रेजेंटेशन का दौर चल रहा है, और जिसके अंदर लगभग 5 दिनों से दर्शिका मुदालियर कमीशन हम लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ा रही है। अब मैं समझती हूँ हर स्टूडेंट को ये बिल्कुल मेमोराइज हो गया होगा, पूरा आपकी मेमोरी में बिल्कुल सेट हो गया होगा, है ना। तो दर्शिका आज यस फिर मैम। से हमारे साथ शामिल है क्लास में। द क्लास इज दर्शिकाज। और दर्शिका बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन, मतलब पीपीटी इसकी बहुत जबरदस्त है। एक स्लाइड इतनी खूबसूरत और बोलती हुई सी स्लाइड्स बना करके हमारे साथ रेडी है। दर्शिका, द क्लास इज ऑल योर्स। यस मैम। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून मैम। गुड जब तक हम आफ्टरनून देख रहे मैम। थे मुदालियर आयोग, आगे हम फटाफट चीज़ों को समझते हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जो ये प्रतिवेदन है ये बहुत ही विस्तृत रूप में प्रस्तुत हुआ था। तो आज जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पीपीटी के थ्रू नहीं, ऐसे वर्बली पढ़ेंगे ताकि चीज़ों को जल्दी से फिनिश करने का प्रयास कर सकें। कल हम लोगों ने देखा था कि आयोग ने जो भी निर्देशन, शैक्षिक व्यवसाय और इससे संबंधित जो सुझाव दिए थे, उसमें एक सुझाव था कि निर्देशन के माध्यम से छात्रों को शैक्षिक विषय एवं व्यवसाय के क्षेत्र का चयन करने में सहायता दी जाए। यानी कि आयोग ने ये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, उसमें इस चीज़ को भी महत्व दिया कि हमारे छात्रों को निर्देशन एवं परामर्श शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, या फिर उसकी रुचियों के संदर्भ में, उसकी योग्यताओं के संदर्भ में, अभियोग्यताओं के संदर्भ में, या फिर उसकी आवश्यकताओं के संदर्भ में पर्याप्त संसाधनों का महत्व, इन सब चीज़ों को सुझाव आयोग ने उस अपने सुझाव में ये कहा कि छात्रों की अन्य जो भी शिक्षा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन पर तो प्रकाश डालना ही है, उसके अलग उसके और भी जो क्षेत्र होंगे, व्यवसाय हो गया, और भी जो रुचियां हैं, उन सबको भी प्रकाश डालते हुए उसका हम सर्वांगीण विकास करेंगे। आयोग ने सह शिक्षा पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए। आयोग का कहना था कि जब तक संभव हो सके बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालय खोले जाने चाहिए, किंतु यहाँ उनकी मांग न हो, मतलब जहाँ उनकी मांग न हो, सुविधा न हो पा रही हो, वहाँ पर आयोग ने कहा कि सह शिक्षा यानी को एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। उसका मानना था कि जो बालक और बालिकाएं हैं, उनका मानना था कि दोनों को अलग अलग ही शिक्षा देनी चाहिए, और जिन स्थानों पर विद्यालय नहीं पूर्ति हो पा रही, विद्यालय नहीं स्थापित हो पा रहे, उन स्थानों पर बालक और बालिकाओं को एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। सह शिक्षा के अंतर्गत छात्रों तथा शिक्षिकाओं की सुविधा और संतुष्टि के लिए कुछ निश्चित नियम बनाए जाने चाहिए। यानी उन्होंने कहा कि हम साथ में को एजुकेशन दे तो रहे हैं, लेकिन उस सह शिक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो हमें नियम बनाने हैं, उन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी छात्राएं हैं, जो शिक्षिकाएं हैं, उनको असुविधा ना महसूस हो और संतुष्ट हो वहाँ पे शिक्षा लेकर या अध्यापन कार्य करके वो संतुष्टि प्राप्त करें। ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए। सह शिक्षा वाली विद्यालयों में, सह शिक्षा के जो विद्यालय हैं उनमें छात्र छात्राओं की शिक्षा में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान विषय के अध्ययन की सुविधा दी जानी चाहिए। आयोग ने प्रस्तुत किया कि जो भी को एजुकेशन दी जा रही है वो बालक और बालिकाओं के बीच में अंतर ना स्थापित करे, मतलब जो शिक्षा दी जाए वो समान रूप से दी जाए। ऐसा ना हो कि उनमें बालिकाओं को कुछ पढ़ाया जा रहा है, बालक को कुछ पढ़ाया जा रहा है, उनके अंदर वहाँ पर अंतर स्थापित हो। इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए और बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान जैसे विषय को भी लगाया जाना चाहिए, ताकि
वो और भी कुछ गृह विज्ञान या अपनी पाक कला इन सब से रिलेटेड कुछ सीख सकें। अब हम कुछ चीज़ों को ऐसे वर्बली पढ़ना चाहेंगे ताकि आयोग ने शिक्षकों के संदर्भ में कुछ चीज़ें प्रस्तुत की थी कि जो हमारे शिक्षक हैं पूरे देश में शिक्षकों के चयन तथा नियुक्ति के लिए। सॉरी मैम, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा क्योंकि मेरा सिनॉप्सिस का टॉपिक भी है। बस अपने विचार रखें। आलोक, नहीं, आलोक, आप जब उसका वाइंड अप हो जाएगा उस टाइम आप बताइएगा, अभी उसको कंटिन्यू करने दीजिए प्लीज। जी जी। पूरे देश में शिक्षकों के चयन तथा नियुक्ति के लिए समान चयन विधि तथा मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। आयोग ने सुझाव दिया कि पूरे देश में, क्योंकि हम ये जो प्रतिवेदन ला रहे हैं, जो भी सुधार माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से करने जा रहे हैं, उसमें उसके शिक्षा देने के लिए जो उपयुक्त शिक्षकों का चयन करना है और उचित विधियों का भी चयन करना है। उन मानदंडों मतलब हमारे नियमों के अनुसार जो भी शिक्षक या जो प्रणाली, जो भी विधियां जो हमारे मानकों के अनुसार बिल्कुल फिट बैठती हैं, उनका चयन करना है हमें। एक प्रशिक्षित शिक्षक 1 वर्ष के लिए होना चाहिए, यानी जो हम एक शिक्षक का चयन कर रहे हैं उसे एक वर्ष के लिए एक प्रैक्टिकल कह सकते हैं, उसके लिए शिक्षक का चयन करना चाहिए। शिक्षकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। जो शिक्षक है हमारे, उनकी जो आयु डिसाइड की गई है, उन्होंने इसके संदर्भ में कहा कि जो शिक्षण काल है वो उनका 60 वर्ष तक का ही होना चाहिए। शिक्षकों को उनके कार्य के स्थान के निकट ही आवासीय सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। आयोग ने ये कहा कि शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य में असुविधा ना महसूस हो, आने जाने में वो समय ना व्यर्थ हो, इसलिए जो हमारा विद्यालय है उसी के पास ही शिक्षक की आवास की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो अध्ययन अध्यापन में रुचि लेकर कार्य कर सके। शिक्षकों की बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी जो शिक्षक जो हमारे विद्यालय में अध्यापन कर रहे हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनको जो शिक्षा दी जाए वो निःशुल्क दी जाए। शिक्षकों को नियमित अवकाश की सुविधा दी जाए तथा सभी विषयों में इस संबंध में समान नियम होने चाहिए। शिक्षकों को जो अवकाश है वो भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस शिक्षक के लिए अवकाश बहुत ही आवश्यक होता है। वो अपने बालकों के लिए बिल्कुल समर्पण भाव, सेवा भाव से अध्ययन अध्यापन कार्य कर सके, इसलिए शिक्षकों की सुख सुविधाओं पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, वेतन पर भी ध्यान देना चाहिए और जो आवास है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, और जो उनको अवकाश प्राप्त हो रहा है, कितने अवकाश मिल रहे हैं, वो भी हमें ध्यान देना चाहिए। और शिक्षकों के लिए चिकित्सकीय सुविधा भी उपलब्ध करानी चाहिए और जो ट्यूशन जैसी प्रथा है उसको बंद करना चाहिए। अगर उचित वेतन शिक्षकों को प्राप्त होगा तो ये ट्यूशन संबंधी जो भी प्रथाएं जो चल रही थी वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि शिक्षक क्यों अन्यथा चीज़ों को देखना है, क्योंकि उसकी आय जो होती है वो इतनी नहीं हो पाती जिससे वो संतुष्ट हो सके। तो इतना वेतन उसको दिया जाए कि उसको संतुष्टि भी प्राप्त हो और वो इधर उधर की शिक्षा जो है वो बाहर देने के बजाय विद्यालय में ही अच्छे से दे सके। अब शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी जो सुझाव थे वो आयोग ने प्रस्तुत किए। उसके संदर्भ में आयोग ने कहा कि शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 2 वर्ष की संस्थाएं होनी चाहिए, एक हायर सेकेंडरी पास शिक्षकों के लिए और दूसरा 2 वर्षीय प्रशिक्षण तथा स्नातक उपाधि धारकों के लिए 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। उनका मानना था कि जो टीचर है
शिक्षक उनको अलग अलग भाग में, या ये कहें कि अलग अलग स्तर के अनुसार शिक्षकों को ये जो ट्रेनिंग है वो देनी चाहिए। जो हायर के टीचर हैं उनको अलग ट्रेनिंग देनी चाहिए, और जो माध्यमिक हो गए या प्राथमिक हो गए उनको अलग ट्रेनिंग देनी चाहिए। जब हम अलग अलग जो ट्रेनिंग है वो देंगे, उनका उद्देश्य एक ही होगा कि हमें अपने बालक का विकास करना है। लेकिन बालकों में जो प्राथमिक स्तर के बालक होते हैं उनका दूसरे तरह से विकास किया जाएगा, और जो हमारे हायर में बच्चे होते हैं उनका दूसरे तरह से विकास करना है। उद्देश्य एक ही होता है। तो जो हमारी ट्रेनिंग है वो भी थोड़ा सा अलग अलग देनी चाहिए, और एक वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जाना चाहिए। जो एक डिप्लोमा होता है वो भी चलाया जा सकता है। और शिक्षक प्रशिक्षण निःशुल्क किया जाना चाहिए। आयोग ने ये कहा कि जो हमारे टीचर तैयार किए जा रहे हैं, जो शिक्षक तैयार किए जा रहे हैं, उनको जो ट्रेनिंग दी जाए वो बिल्कुल निःशुल्क दी जाए, ताकि उनको बिल्कुल ये ना महसूस हो कि हम शिक्षण कार्य भी करें और ट्रेनिंग भी लें। उनको महत्व पता चले कि शिक्षण जो ट्रेनिंग हमें दी जा रही है उसका महत्व क्या है। और जब निःशुल्क दिया जाएगा तो वो इंटरेस्ट भी लेंगे और आकर्षित भी होंगे। शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान आर्थिक सहायता राशि दी जानी चाहिए। शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान, यानी जो उनकी ट्रेनिंग चल रही है, स्टाइपेंड के रूप में या छात्रवृत्ति जो दी जाती है, मतलब उनकी आर्थिक सहायता, उनका जो शिक्षण कार्य है और जो अध्ययन अध्यापन जो प्रक्रिया है वो प्रभावित ना हो, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है उनको आर्थिक सहायता धनराशि भी देनी चाहिए। एमएड के संदर्भ में आयोग ने कहा कि एमएड के प्रवेश के लिए 3 वर्ष के प्रशिक्षण अनुभव के साथ बीएड उपाधि अनिवार्य होनी चाहिए। आयोग ने ये कहा कि एमएड में जो भी हम शिक्षक निर्माण कर रहे हैं अपने बालकों का, उनके लिए जो 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और जो इसमें प्रवेश लेने के लिए एक बीएड डिग्री को भी लगाया जाना चाहिए, उपाधि को लगाना चाहिए, जिससे कि बीएड के उपरांत ही एमएड की शिक्षा ग्रहण कर सके। कार्यरत शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए समुचित अवकाश दिया जाना चाहिए। जो हमारे शिक्षक जो उसमें कार्यरत हैं, जो अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया चल रही है उनकी, उसके दौरान उन्हें अवकाश भी दिया जाना चाहिए, ताकि वो जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें वो अच्छी तरह से ट्रेनिंग ले सके और अध्ययन प्राप्त कर सके। विद्यालय के संदर्भ में जो आयोग ने जो भी प्रस्तुत किए वो ये थे कि आयोग ने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों की गतिविधियों का नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए। जो भी विद्यालय खोले जा रहे हैं या जो निरंतर चल रहे हैं विद्यालय, उनका हमें निरीक्षण भी करना है। उनको देखते रहना है कि उनकी वहाँ की व्यवस्था कैसी चल रही है, उनकी गतिविधियाँ कैसी हैं, वो किस स्तर के बालकों में कितना विकास कर चुके हैं और किस विधियों के माध्यम से विकास कर रहे हैं। मतलब हम किसी भी विद्यालय को खोलने के बाद में बिल्कुल उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। सुझाव आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि हम विद्यालय तो खोलेंगे ही, शिक्षा भी देंगे, अच्छे शिक्षक भी नियुक्त करेंगे, लेकिन उस के दौरान हम इस बात पर भी ध्यान देंगे कि वहाँ पे जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं, कि पाठ्यगामी क्रियाएं हो रही हैं, कौन सी विधियाँ प्रयुक्त हो रही हैं, इन सब चीज़ों को भी हम ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि विद्यालय खोल दिया और जो भी शिक्षा हो रही है वो उनके द्वारा दी जा रही है, उस पर कोई ध्यान या नहीं दिया, ऐसा नहीं करना है। और निरीक्षक को शिक्षकों से परामर्श करके विद्यालय की प्रगति के संबंध में सुझाव देने चाहिए। जो भी हमारे विद्यालयों का जो निरीक्षण कर रहे हैं उनके लिए आयोग ने कहा कि शिक्षकों से परामर्श ले, बातचीत करें और वहाँ की गतिविधियों का निरीक्षण करें। उसके उपरांत कुछ ऐसे नए सुझाव प्रस्तुत करें ताकि जो हमारा विद्यालय है उसकी प्रगति की दिशा में हम कार्य कर सकें। माध्यमिक विद्यालयों की जो विशेषताएं थी उसके संबंध में आयोग ने कहा कि आयोग ने अपने अध्ययन के लिए सर्वेक्षण की
वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया। आयोग ने सर्वेक्षण विधि के माध्यम से विद्यालयों को अच्छा बनाने का प्रयास किया, वहाँ पे निरीक्षण वगैरह ये सब प्रक्रियाएं चलाई। आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रत्येक सत्र में कम से कम 200 कार्य दिवस सुझाव में दिए तथा कुल 35 घंटे का कार्य प्रति सप्ताह निर्धारित किया, और यह भी कहा कि प्रत्येक जो चक्र है, जो हमारी क्लास में जो पीरियड डिसाइड किए जा रहे हैं, उनका जो काल है वो 35 मिनट का होना चाहिए, ताकि 35 मिनट का इसलिए सुझाव दिया क्योंकि आप देखेंगे कि 20 मिनट या 15 मिनट की अगर क्लासेस रख दी जाए तो 10-15 मिनट तो हमारा इंटरेक्शन में ही चला जाता है। हम अपने विद्यार्थियों से बातचीत करते हैं, उनसे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, और वो किस मतलब उनका वातावरण कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं इन चीज़ों को, कि हम अपने बालकों से डेली मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद हम शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। तो आयोग ने ये कहा कि जो हमारी कक्षाएं हैं उनका जो समय है वो 35 मिनट दिया जाना चाहिए, ताकि हम अध्ययन अध्यापन क्रिया भी कर सकें और छात्रों से निकटता भी बनाकर रख सकें। आयोग ने धार्मिक शिक्षा के संबंध में यह कहा कि धार्मिक शिक्षा को विद्यालय में मुख्य समय सारणी में सम्मिलित न करके पहले या बाद में दी जानी चाहिए। आयोग ने ये कहा कि उन्होंने ये बिल्कुल नकारा नहीं है कि धार्मिक शिक्षा न दी जाए, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जो विद्यालय का जो समय है उस समय अंतराल में शिक्षा न दी जाए। जो भी शिक्षा देनी है या तो आप घर पे दीजिए, या तो विद्यालय आने से मतलब समय चालू होने से पहले दीजिए, या समय समाप्त होने के बाद में दीजिए। आपको जो भी धार्मिक धर्म से रिलेटेड जो शिक्षा देनी है वो आपको व्यक्तिगत रूप से देनी है। छात्रों के नैतिक चरित्र का निर्माण करना शिक्षकों का उत्तरदायित्व है। अब हम ये देखेंगे कि धर्म की शिक्षा भी हम समय के आगे और पीछे दे रहे हैं। यस मैम। बेटा मुझे वो स्लाइड नहीं दिख रही जो तुम एक्सप्लेन कर रही हो। मैम एक्चुअली वो वर्बली एक्सप्लेन कर रहे हैं, और अच्छा तो इतना डिटेल में आप जा रहे हो ना, इतना डिटेल में आप जा रहे हो, आप ये अभी स्त्री शिक्षा पे आओगे है ना? यस मैम, बस तुरंत मैम आ रहे हैं। हम चीजें नहीं बेटा, हम चीजें कोरिलेट नहीं कर पा रहे, ऐसा ना करो। और इतना डिटेल में नहीं बताने की जरूरत है। धार्मिक शिक्षा को नहीं इंक्लूड किया, उसको कहा कि घर पे, तो ठीक है, वो सबको समझ में आता है। उसी बात को थोड़ा सा, हाँ मैम, जल्दी ले लेंगे इन चीजों को। नहीं जल्दी नहीं, आप देखिए कि इन चीजों को समझाने की आवश्यकता है। जैसे एक नॉर्मल सी बात है कि आप धार्मिक शिक्षा को स्कूल टाइम से पहले या फिर बाद में देंगे, तो ये सिंपल है, ये सबको समझ में आएगा, है ना? इसमें कोई क्लिष्ट शब्दावली नहीं है, कुछ नहीं है। और जो आप बोल रहे हो वही स्लाइड वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, वो बिल्कुल कोरिलेट नहीं हो रही चीजें, मैं कंफ्यूज हो गई। चलो ठीक है मैम, बहुत सारा था तो मुझे लगा कि ऐसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। नहीं तो स्लाइड वही लगाओ ना, स्लाइड वही लगाओ, स्त्री शिक्षा क्यों लगा दी फिर? ओके ये अब फिर इसी स्त्री पर शिक्षा लगा दी आपने। मैम, इसी पे चर्चा आप करने जा रहे हैं। तो उसे वाइंड अप करो फिर। ओके। स्त्री क्योंकि छात्रों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना शिक्षक के हाथ में था, तो धर्म से रिलेटेड जो हम नैतिक मूल्यों को उनके छात्रों में डेवलप करना चाहते हैं, वो एक शिक्षक का उत्तरदायित्व स्वरूप आयोग ने कहा कि ये उस शिक्षक का उत्तरदायित्व है जो अपने बालकों में वो विकसित करे। स्त्री शिक्षा के संदर्भ में आयोग ने कहा कि बालक व बालिकाओं को शिक्षा के समान अवसर व अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। जो हमारे बालक एवं बालिकाएं हैं उनको को एजुकेशन दी जाए या फिर उनको अलग अलग शिक्षा दी जाए, जो भी शिक्षा दी जा रही है उसमें समानता प्रदर्शित होनी चाहिए और समानता रखनी भी चाहिए। उनको, बालक एवं बालिकाओं दोनों को समान अवसर दिए जाने चाहिए, उनको अधिकार भी दिए जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बालिकाओं को बहुत ज़्यादा अवसर प्रदान किए जा रहे हैं लेकिन बालकों को पीछे छोड़ दे रहे हैं। दोनों को हमें समान रूप से अवसर देने हैं। बालिकाओं के लिए पर्याप्त संख्या में अलग से विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए।
आयोग ने ऐसा सुझाव दिया कि जो बालिकाएं हैं उनको अलग से विद्यालयों में शिक्षा देनी चाहिए, जो अलग विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। जो बालिकाएं विज्ञान विषय पढ़ना चाहें उन्हें इसके लिए समुचित सुविधाएं प्रदान की जाए। आयोग ने कहा कि जो बालिकाएं जो भी इंटरेस्टेड है, गृह विज्ञान में इंटरेस्टेड है, पाक कला जैसे विषयों में रुचि दिखाती हैं, उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए ताकि शिक्षा के बालिकाओं को शिक्षा के अवसर दिए जाने चाहिए। सही शिक्षा, सॉरी मैम ये गलत हो गया, सह शिक्षा है। सह शिक्षा के माध्यम से भी बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ये पहले पॉइंट से ही रिलेटेड है कि को एजुकेशन अगर दी जा रही है तो उसके माध्यम से भी बालिकाओं को अवसर प्रदान किए जाए। माध्यमिक शिक्षा में गृह विज्ञान वर्ग पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। रिपीट हो गया ये। अब मुद्दा क्या कह रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत और क्या क्या सुझाव दिए, हम गुणों के अंतर्गत उन चीजों को डिस्कस कर लेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि आयोग के गुण क्या क्या थे। माध्यमिक शिक्षा की नवीन अवधारणा। कौन सा कर रही हो? यस मैम। स्त्री शिक्षा तो स्त्री शिक्षा सह शिक्षा हो गया, शिक्षा का स्थान में शिक्षा प्रशिक्षण भी हो गया, फिर अब तुम कौन सी पॉइंट पे हो? अब मैम उसके गुणों पर आ रहा है, आयोग के गुणों पर। ये मैम हाँ लिखा बहन जी, स्लाइड शो नहीं हो रही मैम, ये लिखा है मुदालियार आयोग के गुण, शायद में लिखा है। क्या सभी को स्लाइड नहीं शो हो रही है? हो रही मैम, हो रही है। मैम आपको दिख रही है? दिख रहा है लेकिन हेडिंग कॉर्नर पे डाल रखी है। हाँ ये दिख रहा है। अभी दिख रहा है? ये टॉपिक नहीं दिख रहा मुझे, ये हेडिंग नहीं दिखी मुझे। कॉर्नर पे वो मुदालियार आयोग के गुण डाल रखा है। हेडिंग को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। अच्छा ये स्टार में जो हेडिंग लिख रखी है मैम, और जो गुण लिखा हुआ है उसको बीच में कर दीजिए तो अच्छे से शो होगा। दिया है एक्चुअली मैम वो थोड़ा सा चलिए। मुदालियार आयोग ने अपने प्रतिवेदन में माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड नवीन अवधारणाओं को प्रस्तुत किया, बिल्कुल नई चीज़ों को लाने का प्रयास किया ताकि बालकों में बिल्कुल सभी क्षेत्रों को देखते हुए सर्वांगीण विकास कर सकें हम बालकों का, और परंपरागत संकल्पना को व्यापक बनाते हुए, यानी जो पारंपरिक शिक्षा है, नैतिक शिक्षा है, जो भी शिक्षा हमें बालकों को देनी है वो बिल्कुल एक नए रूप में देनी है ताकि जो हमारा शिक्षण कार्य है वो एक शैक्षिक एक इकाई के रूप में बन सके। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हम शिक्षा दे रहे हैं वो स्वयं में पूर्ण हो। जो भी शिक्षा हम दे रहे हैं, बालक का जो भी जिस प्रकार भी विकास कर रहे हैं, सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, वो खुद में पूरा एक पूर्ण रूप हो, ताकि बालक अगर उसके बाद शिक्षा लेना चाहे या न लेना चाहे तो वो उसके ऊपर डिपेंड हो, वो उसकी रुचि के अनुसार होना चाहिए। और यहाँ माध्यमिक शिक्षा जो दी जा रही है उसके अंतर्गत उसका संपूर्ण विकास हो जाए, ऐसा प्रयास करना है। आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते हुए उसी छात्र का सर्वांगीण विकास करना है। आयोग के यह गुण देखे गए कि आयोग ने सर्वांगीण विकास करने का उद्देश्य रखा। उन उद्देश्यों में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, चारित्रिक, इन सभी पक्षों को ध्यान में रखा। आयोग का सबसे अच्छा गुण था कि उसने किसी एक पक्ष को केवल शिक्षा ही नहीं देने का सोचा, उन्होंने ये भी सोचा कि उसका संवेगात्मक भी विकास करना है और हमारा नैतिक विकास भी करना है। वहीं पर हम देख रहे हैं कि शारीरिक शिक्षा वो भी दी जानी चाहिए और दूसरे संदर्भ में देख रहे हैं कि बुद्धि को भी देखना है और मानसिक उसकी आंतरिक जो भी चीजें हैं उनको भी हमें देखना है। ऐसा नहीं करना है कि केवल शिक्षा ही हम दे रहे हैं, हमारा उद्देश्य केवल शिक्षा ही नहीं रह गया था, हम उसका सर्वांगीण हर तरह से विकास करना देख रहे थे, ऐसा गुण दिया था। पाठ्यक्रम की व्यापक संकल्पना। आयोग ने अपने उद्देश्यों में
जो भी पाठ्यक्रम रखा वो नवीन अवधारणा थी या नवीन तथ्यों को जोड़ते हुए आयोग ने जो भी पाठ्यक्रम रखा, सभी क्षेत्रों के जो कोर्स हैं उनको इसमें स्थापित करने का प्रयास किया। सभी बालकों के स्तर, बालक बालिकाओं के स्तर को देखते हुए, उनकी रुचियों को देखते हुए सभी मतलब क्षेत्रों के जो विषय थे उन सबको लाने का प्रयास किया आयोग ने। यहाँ पर आयोग का संगठन और एवं प्रशासन, जो संगठनात्मक रूप से जो आयोग ने विस्तार किया वो काफ़ी प्रशंसनीय था कि आयोग ने बिल्कुल एक कमेटी बनाते हुए, संगठन का निर्माण करते हुए सुचारू रूप से सभी विद्यालयों को चलाने के लिए सभी नियमों को क्रमबद्ध रखते हुए आयोग ने ऐसे सुझाव दिए ताकि जो विद्यालय है उसको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ना कह सकें कि हम अपने बालक का बिल्कुल हर एक पक्ष को ध्यान में रखें। इसलिए ऐसे प्रशासन, ऐसी परिषदों का गठन किया गया। आयोग ने भाषा नीति पर भी विचार किया, भाषा पर भी जोर दिया कि भावनात्मक स्तर जो है उससे जोड़ते हुए, मातृभाषा से जोड़ते हुए और अन्य भाषाओं पर भी जोर दिया ताकि बालकों में केवल एक पक्षी विकास ना हो, भाषा के और भी पक्षों पर भी ध्यान दिया। आयोग ने पाठ्य पुस्तक का निर्माण ऐसा किया जो लेखन हो या फिर प्रकाशन हो, उसकी प्रामाणिकता या उसके गुणों संबंधी ऐसे सुझाव दिए, ऐसी कमेटी गठन किए कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक हो वो कहीं ना कहीं आदर्श रूप प्रस्तुत कर सके। जो पुस्तकें वो बोलती हुई प्रस्तुत हो, ऐसा ना हो कि उनमें नीरसता हो। आयोग ने इस पर भी विशेष ध्यान दिया, ये उनका एक गुण था। शिक्षण विधियों में संशोधन, आयोग ने बालकों के व्यवहारिक एवं मनोवैज्ञानिक पक्षों को देखते हुए अच्छी और उत्तम और विकासशील शिक्षण विधियों का प्रयोग करने का सुझाव दिया। उनका अगला गुण यह था कि छात्रों के स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास का ध्यान। आयोग ने शिक्षा को उद्देश्य मानते हुए स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्षेत्र में भी विकास करने का, यह सर्वांगीण विकास के अंतर्गत ये पॉइंट आ जाता है कि स्वास्थ्य पर भी उन्होंने ध्यान दिया। विद्यालय भवनों का मानकीकरण, आयोग ने विद्यालय भवन जिस प्रकार से बनाए जा रहे हैं उस पर भी विशेष ध्यान दिया। आयोग ने अनुशासन एवं चारित्रिक विकास पर भी जोर दिया कि बालक का जो अनुशासन है वो स्व अनुशासन के लिए प्रेरित होना चाहिए। ऐसे हमें उसको शिक्षा देनी है कि वो स्व अनुशासन बनाए रखने का प्रयास करे। शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, माध्यमिक स्तर पर आयोग ने छात्रों को मनोवैज्ञानिक विधियों से निर्देशन एवं परामर्श को भी आवश्यक माना, आवश्यकता प्रदान की कि बालकों में जो भी परामर्श या वो जब वो व्यवसाय का उचित चयन नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें चिड़चिड़ापन महसूस होता है या अपने विषय से वो हट जाते हैं। तो अगर हम परामर्श देंगे तो आयोग ने ये माना कि परामर्श और निर्देशन देंगे तो हम अपने बालकों का उचित विकास कर सकेंगे। आयोग ने स्त्री शिक्षा एवं सह शिक्षा पर भी ध्यान दिया और शिक्षक का स्थान एवं शिक्षक प्रशिक्षण, आयोग का यह विशेष गुण माना जा सकता है क्योंकि जहां हम बात कर रहे हैं कि बालक का विकास करना है तो बालक का विकास करने में अहम भूमिका जो है वो हमारे शिक्षक की होती है। तो शिक्षक का जो स्थान है उसको उचित या ये कहें उच्च रखने का प्रयास किया और जो शिक्षक है उसे नवीन शिक्षण विधियों और ट्रेनिंग के माध्यम से नया उनके अंदर विकास किया जा सके। यानी बालक का विकास तो करना ही है, हमारे शिक्षक का विकास भी करना है। वो किन नई टेक्निक के माध्यम से हमारे बालक का विकास तभी कर पाएगा जब उसके पास नई नई विधियां मौजूद होंगी, नए नए
और भी टेक्निकल जो भी चीज़ें हैं वो उसके पास होंगी। आपने कहावत तो सुनी होगी कि हमारे पास कुछ नया होगा तभी तो हम छात्रों में अपना नया दे पाएंगे। तो ट्रेनिंग आयोग ने जो ये है जो गुण दिया ये बहुत ही अच्छा दिया। व्यावसायिक शिक्षा का विकास, आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में भी अपना जो है प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि आधुनिक युग जो है वो प्रगति का युग है। यहाँ पर व्यवसाय का उचित चयन बहुत ही आवश्यक है और इस दिशा में जो ठोस कदम है वो अच्छे होने चाहिए। जो भी हम कदम उठा रहे हैं वो उचित होने चाहिए और वो एक नई दिशा देते हों या उसकी रुचि के अनुसार उसे उसका विकास करें। आयोग ने परीक्षा प्रणाली में भी सुधार करने का प्रयास किया कि तत्कालीन जो परीक्षा प्रणाली थी वो कहीं ना कहीं दोषपूर्ण थी, उसको सुधारने का, उसमें विश्वसनीयता लाने का, जो कि हम देख रहे थे कि सिर्फ जो शिक्षा दी जा रही थी वो सिर्फ उपाधि स्वरूप थी कि डिग्री प्राप्त हो गई और हम अन्य उच्च शिक्षा में प्रवेश ले लिए। उसको भी आयोग ने सुधारा, उसमें विश्वसनीयता बनाने का प्रयास किया, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब जो परीक्षा प्रणाली थी उसमें सुधार किया, उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए उसने आमूलचूल परिवर्तन किए। अब इसी क्रम में हम मुदालियार आयोग के दोष पर प्रकाश डालेंगे। मुदालियार आयोग का सबसे बड़ा दोष ये मिला कि उसने स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के अनुसार माध्यमिक शिक्षा को नवीन योजना प्रस्तुत न करके अंग्रेजों द्वारा चलाई जा रही शिक्षा पद्धति में ही थोड़ा बहुत परिवर्तन किया। हमने मतलब ये कह सकते हैं कि आयोग ने अंग्रेजी भाषा को भी महत्व दिया और जो विद्यालय जो चल रहे थे उन पर भी उनको भी बंद नहीं करने का प्रयास, मतलब उस समय के जो प्राइवेट स्कूल चल रहे थे उस पर भी उन्होंने कहा कि ये बंद नहीं करने चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रिटिश कालीन जो शिक्षा थी उसको देखते हुए कुछ ही बिंदु पर प्रकाश डाला। जैसे ये कह सकते हैं कि बहुत कम उन्होंने परिवर्तन किए, जो कि अगर अपने भारतीय शिक्षा को देखते हुए और भी अच्छे परिवर्तन किए जा सकते थे। ये उनका सबसे बड़ा गुण है कि उन्होंने अपनी तो कम ही सुझाव दिए, लेकिन जो शिक्षा उस समय चल रही थी उन्हीं को दोष पढ़ रहे हैं। यस मैम, जो ये दोष प्राप्त हुआ कि उस समय की जो शिक्षा थी उसी शिक्षा को उन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया। क्योंकि हम अपने स्वतंत्र भारत की नई शिक्षा दे रहे थे तो हमें अपने स्तर के अनुसार अपने बालकों को देखते हुए नई चीजों को लाना चाहिए था। आयोग ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आयोग द्वारा दिया गया इंटरमीडिएट की 12वीं कक्षा को विश्वविद्यालय में सम्मिलित करने का सुझाव अव्यावहारिक था। आयोग ने जो कहा कि 12वीं कक्षा की जो शिक्षा होनी चाहिए वो विश्वविद्यालय में सम्मिलित की जाए, तो ये भी अव्यावहारिक था, क्योंकि हम जहाँ देख रहे थे कि माध्यमिक शिक्षा जो थी वो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 12वीं तक ही समाप्त हो जा रही थी। तो हम वो एक कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड तो डेवलप करें ही कि वहाँ तक हमें बालकों को शिक्षा देनी है। हम उस शिक्षा को उच्च शिक्षा में क्यों जोड़ें? हम बालकों को वहीं तक क्यों ना पूरा विकास कर दें, ताकि यदि उसको महसूस हो कि हम आगे उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं तो वो अपना उच्च शिक्षा में प्रवेश ले ले। लेकिन यहाँ की जो शिक्षा है, आयोग ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में कोई ठोस सुझाव न देकर औपचारिकता मात्र निभाई। ये आगे बस इतना समझ में आ गया, बस कोई काम नहीं किया नहीं। ये गलत हो रहा है दर्शिका, जो चीज हम इतनी डिटेल में पढ़ चुके, बस इतना पता चल गया कि आयोग ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी ठोस सुझाव नहीं दिया, जैसा कि मैं आपको कोई भी कार्य नहीं किया, जिसको मैं आपको पूर्व में भी बता चुकी हूँ। आगे आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। ओके मैम। आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया कि माध्यमिक शिक्षा की संगठनात्मक स्वरूप जो स्पष्ट नहीं था,
एक और देख रहे थे कि 7 वर्षीय शिक्षा की बात कर रहे थे, और दूसरी और हम कक्षाएं देख रहे थे कि 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12 जो 12वीं शिक्षा थी तो वो हम हायर में जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, और यहाँ 6 वर्षीय पाठ्यक्रम जो था वो वकालत का कर रहे थे। हमने ऐसा पाठ्यक्रम में पाया। यहाँ आयोग तुमने ने 12 मेंशन ही नहीं किया है। यस मैम, क्योंकि वो हायर में, सबसे पहला पॉइंट देखिए मैम, क्योंकि वो हायर में जोड़ने की बात कर रहे थे। नहीं, अभी तुम बोली ना 12, 11, 12 सीक्वेंस में। चलो चलो, यस मैम। क्योंकि मैं आयोग ये ने देख रही हूँ कि चलो चलो चलो। आयोग ने अंग्रेजी को मतलब कि महत्व दिया, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उन्होंने इसके संदर्भ में कुछ भी, वो अब हम क्योंकि देखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ कमीशन उनके शासनकाल का कमीशन है, तो वो अंग्रेजी के महत्व को तो अस्वीकार कर ही नहीं सकते, उसको तो हम लोगों को मानना ही था। ठीक है। यस मैम। हम्म। अब हम पूरा मूल्यांकन करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने मूल्यांकन तुम पूछ लो, मूल्यांकन सबसे पूछ लो। सबने पढ़ा है, इतने दिनों से सुन रहे हैं तुमसे। हाँ, क्योंकि ये लास्ट स्लाइड होगी। यस मैम, लास्ट है बस। हाँ, रेफरेंस हो ये गया। हाँ रेफरेंस, बस 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 बस। हाँ, आयोग का मूल्यांकन स्लाइड को लगा दो और स्टूडेंट से पूछ लो, चर्चा कर लो, इस पर चर्चा कर लो। चलो। हाँ हाँ, अभी आप लोग बताना चाहेंगे कि आयोग ने जो भी मुदालियर आयोग हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, आप सबको समझ में आया होगा। इसका आप किस प्रकार से मूल्यांकन करते हैं? एक धीरेन्द्र, आप कुछ बताइए। हाँ, क्लास को इंटरैक्टिव करिए, 5 जन एक टॉपिक को। यस मैम, यस मैम। मैम, इस आयोग ने बहुत सारे सुझाव दिए। इन्होंने जो शिक्षक प्रशिक्षण की भी बात करी थी, तो उसमें इन्होंने बताया कि जो एमएड में जो एडमिशन के लिए 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, वह इसके लिए थोड़ा सा वहाँ पर सुझाव कर सकते हैं कि जो भी एमएड में आएगा उसे पहले 3 वर्ष कहीं न कहीं शिक्षा दी गई, मतलब कहीं न कहीं उसके पास पढ़ाने का अनुभव होगा, उसी को एमएड में एडमिशन दिया जाएगा। अनुभव होगा, इसके बाद ही वो एडमिशन ले पाएगा। आप समझे नहीं मेरी बात। आपको आयोग को सुझाव नहीं देने हैं, जो इसने पूरा पढ़ाया है उसके आधार पर मूल्यांकन करना कि कितना वो सही काम कर पाया, कितना गलत कर। बस आप वाइंड अप करिए दर्शिका, फिर इस पे थोड़ा सा आलोक कुछ बोलना चाह रहे थे, उसको मौका दीजिए फटाक से। इसको स्लाइड को मैम पढ़ के निपटाऊं। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं को मौलिक रूप से अध्ययन किया था। आराम से। ओके मैम। आयोग, चूंकि माध्यमिक शिक्षा के लिए ये आयोग आ रहा था, तो उसने सारी जो भी समस्याएं थी उस टाइम पे उसने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद ही ये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अपने अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया, और मतलब आयोग ने बहुउद्देशीय शिक्षा पर भी प्रकाश डाला और नई शिक्षण विधियों पर भी प्रकाश डाला। कहीं ना कहीं उसने काम तो किया था, लेकिन अभी ये हम अपने 200 में पढ़ चुके हैं कि उसने कितना परिवर्तन किया, ये हम देख चुके हैं। हम ये देखेंगे कि उसने कितनी चीज़ों को लाने का प्रयास किया। जो शिक्षक प्रशिक्षण है उसको कहीं ना कहीं देने का प्रयास किया कि जो ट्रेनिंग है वो देनी चाहिए। हम ये प्रशंसा करते हैं कि जो टीचर ट्रेनिंग है उन्होंने उसको बढ़ावा दिया। और ये संदर्भ ग्रंथ सूची है। सभी को धन्यवाद, आपने इतने दिनों तक मुझे सुना। मैम को थैंक यू। और ये रेफरेंस। अब किसी को कुछ पूछना हो या फिर कोई परिचर्चा करनी हो तो कर सकते हैं। दर्शिका, मुझे ये स्लाइड देखनी है, लास्ट वाली आपके रेफरेंसेस देखने हैं। रुक जाइए आप। हाँ यस मैम, मैं रुकी हूँ। देखें, हट कहीं कैसे कहाँ चली गई। जी, बी डी जी सी एस। ठीक है। देख लिया। चलो ठीक है। आप पढ़ाइए, सब कुछ है, ठीक है। पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेन जो चीज़ करनी है, ठीक है। लेकिन ना थोड़ा सा ये भी मानिए कि थोड़ा टाइम बाद थोड़ा सा उबाऊ हो जाता है। और इतिहास जैसे विषय को अगर आप इंटरैक्टिव करके नहीं पढ़ाएंगे ना, बच्चे पता नहीं होगा। मेरे को लग रहा है क्लास में आधे बच्चे सो जाएंगे।
है ना। आलोक, आप कुछ मैम, कहना चाह रहे थे? यस मैम। हाँ मैम बोलिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे क्लास को इंटरप्ट करके बीच में। हाँ अब आप अपना पक्ष रख सकते हैं। मैं ये कह रहा था क्योंकि मेरा मैम सिनॉप्सिस का टॉपिक भी है, इस आयोग ने जो अनुशंसाएं की थी इन्होंने काफी मूल्यांकन अगर हम की तो मैम हर आयोग के कुछ ना कुछ तो दोष होते हैं, लेकिन बहुत अच्छी उन्होंने अनुशंसाएं जो की वह आज भी अगर प्रशंसनीय है। वो उसी की उपादेयता है कि आज हम माध्यमिक शिक्षा की जो जड़ है, जो मिडिल क्लास से कह सकते हैं मैम की जो शिक्षा की आधारभूत संरचना जिसे हम कहते हैं बैकबोन, वह माध्यमिक शिक्षा होती है। और आयोग ने काफी ज्यादा अनुशंसाएं की थी क्योंकि उस समय जो परीक्षा प्रणाली थी उसमें जो अपव्यय और रोधन की समस्याएं थी उस पर जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग की थी, जो बहुमूल्य सुझाव दिए और शिक्षक प्रशिक्षक उन्होंने जो बहुमूल्य सुझाव दिए वह आज भी प्रशंसनीय है। मैम इसमें मैंने जो बीच में दर्शिका जी को रोका हुआ था वह यह था मैम कि को एजुकेशन में आयोग ये कहता था कि उस समय भारत जो निर्धन देश था ही और आज भी है मैम देखने को मिलता है। जिस तरीके से आज भी लोगों को वो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो आयोग यह अनुशंसा करता है कि जहाँ पर चीजें ना हो वहां पर बालिकाओं को विद्यालय अलग से खोले जाएं, परंतु अगर सुविधाएं ना हो तो वहां पे को एजुकेशन की बात की जाए। लेकिन मैम आज ये बात कहीं ना कहीं अलग से प्रतीत होती है मैम कि आज ये बातें कहीं गलत प्रतीत होती है कि आज को एजुकेशन की महत्ता इतनी ज्यादा व्यापक हो गई, इससे जो बालक और जो लड़के और लड़कियों के बीच में जो विभेद होता है मैम, जो मानसिक जो आज अलगाव सर ये तो टाइम की डिमांड है ना कि हम अलग विद्यालय खोलने की बजाय अगर को एजुकेशन देंगे तो उनका और अच्छे से विकास कर पाएंगे, सार्वभौमिक विकास कर पाएंगे, संवेगात्मक रूप से विकसित कर पाएंगे अपने बालकों को। सर ये कहीं ना कहीं लड़ना नहीं है, लड़ना हम नहीं लड़ है। नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। मेरी आराम बात से, आराम से, प्यार से मेरी बात पूरी होने दीजिए। शब्दों को संभालिए, लहजे को भी संभालिए। कहा कि मतलब जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियों में जो जेंडर इनइक्वालिटी होती है, इस चीज की असमानताओं को हम दूर कर सकते हैं। और इस चीज को आयोग इस तरीके से पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहा था, ये कमियां कुछ नजर में आई मैम। और लेकिन मैम हम आज भी बताते हैं कि हम जहाँ पे हैं मैम, ये फूलपुर उत्तर प्रदेश का संसदीय क्षेत्र है और जहाँ पे मैम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी यहीं से संसदीय बनकर के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किए हुए थे। वहां पे उस संसदीय क्षेत्र में आज भी एक भी महिला डिग्री कॉलेज नहीं है। तो जिस तरीके से अब इस सरकार में 2 साल से निर्माण हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है ना कि जिस तरीके से महिलाओं की स्त्री शिक्षा पर जो आयोग ने अपनी चुप्पी साधी और इस तरीके से जो आज भी उसका जिस तरीके से दिखाई दे रहा है समाज में आज भी बहुत ही कष्टदायक है। अगर वह अनुशंसा अगर आयोग सही तरीके से करता तो ये पितृ सत्तात्मक समाज कहीं ना कहीं उनके मानसिक जोर पर अपना प्रभाव डाला है। एग्जैक्टली आलोक, ये सुनिए आप कि मुदालियर आयोग की ही रिकमेंडेशंस को हम टोटली आज के समाज में फॉलो कर रहे हैं, ये आप नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इस बारे में हम फिर किसी टाइम चर्चा करेंगे। दर्शिका आप देख लीजिए और किसी को कोई क्वेरी है तो फिर ठीक है, अदरवाइज क्लास को हम वाइंड अप करेंगे। और किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है? आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया दर्शिका, एंड यू हैव टेकन सच लॉन्ग टाइम। कमीशन के रिकमेंडेशंस और उसकी सब कुछ संस्तुतियां वगैरह जो भी है बहुत डिटेल थी, इतना टाइम लगता ही वैसे, लेकिन थोड़ा सा क्लास को, अगर जैसे हिस्ट्री पढ़ाते हैं हम तो क्लास को इंटरैक्टिव लगता है आप लोगों की हिस्ट्री की क्लास में क्या बातें की जा सकती है, लेकिन हाँ फिर भी बातचीत करके मतलब एक्सप्लेन भी करिए और पूछ भी लीजिए थोड़ा सा, है ना। उसके लिए क्या कर सकते हैं कि एक दिन पहले पढ़ के आइए। हिस्ट्री की क्लास में आप हमेशा कहें कि एक दिन पहले से पढ़ करके आइए, तब क्लास आपकी इंटरैक्टिव होगी। ठीक है, इसी के साथ मैं आज की क्लास को वाइंड अप कर लेती हूँ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अब जिसकी भी